कहानी आपको सुनाऊंगा, जिस कहानी को सुनने के बाद बिल्कुल आप रात की नींद आपको नहीं आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आनंद, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, अपने चैनल हॉरर टॉक्स पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए मुंबई गया था। तो मुंबई में जब मैं उनके घर पे गया तो उनके पिताजी, जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, उसका नाम था जमील अंसारी। मैं उनके घर गया तो उनके पिताजी से मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरा बेटा अभी जेल में है और वो जेल में काफ़ी परेशान रहता है। मैं उनसे मुलाकात जब उससे मुलाकात होती है तो वो बताता है, जेलर भी बताते हैं कि जेल के अंदर इसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होता है। वो लड़का जो जेल में है वो अपने एक लड़की का मर्डर करके गया है और वो मर्डर जो उसने किया था वो मर्डर गलती से हुआ था, आवेश में आके गुस्से में उसका मर्डर हो गया था। उसकी कहानी तो एक क्रिमिनल केस हो गई, वो तो मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा, मुझे तो उसने सारी कहानी बताई। बट वो मर्डर केस में गया था और उसके साथ जो हो रही थी उस मर्डर केस से रिलेटेड ही चीज़ था। तो थोड़ी सी मैं आपको बता भी दूंगा हो क्या रहा था उस लड़के के साथ। जब उसका जेल, क्योंकि उसे 7 साल की सजा हुई थी, जब 4 साल उसका सजा खत्म हो गया उसके बाद ना अचानक उसे ना स्टार्टिंग में एक लड़की दिख रही थी। वो लड़की वही दिख रही थी जिसका उसने मर्डर किया था। और वो लड़की उसे ऐसे नहीं दिख रही थी उस लड़की की तरफ, उसे लगता था कि ना वो लड़की आधा शरीर तो उसका बिल्ली का है और जो उसका फेस है वो उस लड़की का है। और वो डर जाता था। ऐसे ही भयंकर भयंकर चीज वो देखता था। क्या होता है कि उसे कभी लगता है कि एक बिल्ली जा रही है और तुरंत उसका जो वो होता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो बरमानुस का चेहरा हो जाता है, कभी कुत्ती का चेहरा हो जाता है, फिर वो सांप में बदल जाता है और वो भयंकर तरीके से डरने लगता है। सेल में जितने भी कैदी होते हैं वो चिल्लाने लगता है, सारे कैदी डर जाते हैं। रात में कोहराम मच जाता है, जेलर आते हैं, फिर उसे लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। यहाँ तक कि जेल में उसे जेल अस्पताल में दिखाया भी गया। उसे लोग कहते हैं कि ये मेंटली कुछ हो रहा है, उसे सेक्रेटरिस्ट के पास भी दिखाया गया। तो उसके पिताजी ने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला कि जो आप इसका कुछ हल कर सकते हो। तो मैंने बोला कि ठीक है, एक बार मुझे समझना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, उससे मिलना पड़ेगा। मैं गया, फिर मुझे उन्होंने लेके गया और क्योंकि जेल में जो मिलने का टाइम होता है वो 2 दिन 3 दिन के बाद 1 दिन मिलने के लिए देता है, उसका भी टाइमिंग होता है। तो हमें सिर्फ 15 मिनट का टाइम मिला उससे बात करने का। मैंने पूछा कि तुम बताओ कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। उसने बताया मुझे कि जब मैंने मर्डर किया था उसके बाद जब मुझे सजा हो गई, उससे 4 साल बीत गए। 4 साल के बाद हो क्या रहा है ना, मुझे वो लड़की सपने में आती है और वो कहने की कोशिश करती है कि मैं निर्दोष हूँ, तुमने मुझे क्यों मारा। और मुझे भयंकर भयंकर चीज दिखता है, मैं डर जाता हूँ, चिल्लाने लगता हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ। काफ़ी कमज़ोर भी हो गया था वो। उसके बाद बहुत सारी बातें उसने मुझे बताई, डरावनी डरावनी चीज़ें बताई कि ऐसे ऐसे हो रहा है। कभी मुझे लगता है कि मेरे पीठ पे सोया हुआ हूँ, मेरे पीठ पे वो लड़की बैठ गई है, उसका आंखों से आंसू निकल रहा है, बाल बड़े बड़े हैं। हाँ, कभी बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे गर्दन पे वो अपना दांत काटी हुई है, निशान भी दिखता है। वो बोलता है कि मैं लोगों को निशान भी दिखाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि रात में आपस में कैदी लड़ लिए होंगे, किसी ने दांत काट लिया होगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने फिर जेलर से भी, जो जेल के उस सेल के होते हैं, मैं उससे भी बात करने का कोशिश किया। उसने भी बताया कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, पर कभी कभार इसके शरीर पे खरोचने की निशान, दांत का निशान, ये सब होता है। मैंने बोला ठीक है, तुम मुझे उस लड़की के बारे में क्या क्या बता सकते हो। तो फिर उसने बताया कि मैं सारा चीज़ आपको बता सकता हूँ कि वो लड़की यहाँ की थी, वेस्ट बंगाल की लड़की थी, उसका नाम आयशा था। और मैंने पूछा कि क्या कैसे हुआ, तो बात की बातें तो जो जेल की बातें थी, क्या हुआ कैसे हुआ उसके पिताजी ने बताया था। पर उसने जो मुझे बताया कि हम दोनों एक जगह रहते थे, वो गर्ल्स पीजी में रहती थी और मैं बॉयज़ पीजी में रहता था। हम दोनों आपस में जब ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते थे मिलते थे। बाद में क्या हुआ, 2-4 महीने के बाद हम लोगों को मन हुआ कि हम लोग एक साथ रहे।
तो हम लोग एक साथ रहने लगे और धीरे धीरे हम लोगों में झगड़ा झंझट कभी कभार होता था। तो एक दिन लड़की फिर से अपना पीजी चली गई और हम वहीं पे रह गए। 2-3 महीना रहने के बाद मुझे थोड़ा सा बर्डनिटी हो गया पेमेंट का, क्योंकि रेंट तो ज़्यादा लग रहा था और खर्चे भी ज़्यादा हो रहे थे यहाँ पे रहने से। तो 2-3 महीने के बाद मैं उसको रेंट चुकाने के लिए अपने एक दोस्त से कुछ कर्ज लिया और फिर उसका रेंट चुका के मैं भी पीजी में रहने लगा। 2-3 महीना जब हो गया तो फिर लड़की से मेरा बातचीत होने लगा था और फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि हमें फिर से एक रूम लेकर रहना है। बट हमारे पास पैसे की इतनी तंगी हो गई कि ये सब चीज़ घर में बता के मैं पैसे मांग नहीं सकता था। तो वो दोस्त मुझे बार बार पैसे के लिए परेशान करता था। तो मैं फिर उसे क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पैसे मैं कहाँ से दूँ। फिर एक दिन दोस्त से मेरी बात हुई, मैंने बोला कि मैं और वो एक साथ अब रहने वाला हूँ। तो उसने बोला ठीक है, तुम लोग अपना लाइफ को सेटल करो फिर मुझे देना। फिर हम लोग रूम ले लिए और रहने लगे। फिर दोनों आदमी का जो घर से पैसा आता था, लड़का और लड़की का, वो दोनों आपस में रहते थे। बट एक दिन क्या होता है कि वो जो मेरा दोस्त था वो मेरे घर पे कभी कभार आता था और मैं जब नहीं भी रहता था तो भी कभी कभार आने लगा था। एक दिन मैं कहीं से आया तो देखता हूँ कि दोनों आपस में चिपके हुए हैं और मुझे काफ़ी गुस्सा चढ़ा। और मैं बगल में एक लोहे का सरिया रखा हुआ था, मैं सरिया से मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं थोड़ा सा मारने का कोशिश कर रहा था, पर गलती से उसके गर्दन में वो सरिया चला गया जिससे कि उसकी मौत हो गई। और मैं फिर पुलिस को सरेंडर कर दिया जिससे मुझे सज़ा हो गई। तो बाकी इतना ही हुआ। उसके बाद उसके लाश का क्या हुआ नहीं हुआ वो मुझे नहीं पता। पोस्टमार्टम में उसके घर वाले लेके गए। फिर क्या किए, फिर मैंने पूछा कि आप क्या उस परिवार से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हियरिंग के दौरान जब केस चल रहा था, इसके पिताजी जाते थे तो उसके पिताजी, लड़की के पिताजी का भी कांटेक्ट था। तो मैं उस लड़की के पिताजी को कांटेक्ट किया, उससे मैंने पूछा तो उसने बताया कि हाँ, उसका पुलिस पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के बाद उसे फिर बॉडी दे दिया गया। बॉडी ले जा करके वो अपना एम्बुलेंस से बॉडी अपने घर लेके गए और उसके बाद जो मुस्लिम के रीति रिवाज के हिसाब से जो भी विधि होता है उस विधि से उसका अंतिम संस्कार दफना के किया गया। ठीक है, मैंने बोला कि आपने सारा कर्म कर दिया तो कोई बात नहीं। उसके बाद मैं बोला कि ठीक है, अब मैं आपके घर चलता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँगा या नहीं। मैं रात में, क्योंकि ये पूजा रात में ही होता है, मैंने एक यंत्र बनाया और यंत्र बनता है आपको सिंदूर से। एक आप शायद कभी देखे होंगे यंत्र होता है जिसमें कि अक्षरों का होता है, वो सारा यंत्र बनाया मैंने। मुंड निकाला और मुंड की शक्तियों से, जो तांत्रिक शक्तियाँ होता है उसके थ्रू मैं उस आत्मा को बुलाने का कोशिश किया। बट मेरी पहुंच में वो आत्मा नहीं पहुंच पा रहा था, मैं उस आत्मा तक नहीं पहुंच पा रहा था। और उसके अलावा बहुत सारी आत्माओं का वहाँ पे समावेश होने लगा कि दूसरे आत्मा, जिससे मुझे कोई काम नहीं था। ये चीज़ को देख के जमील अंसारी के पिताजी काफ़ी डर गए थे। तो मैंने बोला कि मैं इसमें तो कुछ नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखिए उस सब चीज़ का एक रेंज होता है हर चीज़ का, तो वो आत्मा इस रेंज में है नहीं। तो या तो उस आत्मा को मुक्ति मिल गई है या तो फिर इसका जो है वो मानसिक ही कुछ प्रॉब्लम है। फिर वो काफ़ी प्रेस किए उसके पिताजी से, लड़की के पिताजी से भी बात करवाया मुझे। तो फिर जाके मुझे थोड़ा सा आया तो मैं बोला कि ठीक है, ऐसा करता हूँ कि एक बार उनके लड़की के पिताजी से फिर से बात करता हूँ। बात करने के बाद पता चला कि उसके पिताजी मुंबई आ रहे हैं किसी काम से, लड़की के पिताजी। तो मैंने बोला कि आप ऐसा कीजिए, आइएगा ना तो एक बार मुझसे ज़रूर मिलिएगा। ठीक है, वो आए और मैं मुंबई में, फिर मैं दूसरे तीसरे दिन अपना अलग इन्वेस्टिगेशन के लिए चला गया। उसका भी मैं आपको कहानी सारा बताऊँगा। उसके बाद 2-3 दिन के बाद जब उसके पिताजी आए तो उनसे मैंने डिटेल में बैठ के पूछा कि आपके विधि में क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि मुझे उस विधि के बारे में पूरा पता नहीं था। तो उसने सारी बातें बताई। तो मेरे एक दोस्त है, उसका नाम था मुकेश। तो मुकेश का एक जान पहचान का कोई मौलवी है। तो मैंने बोला कि हो सकता है हमारे पहुंच में ना हो, वो मौलवी कुछ कर पाए, क्योंकि मुझे वो विधि ना पता हो। तो उस मौलवी से कांटेक्ट किया गया, हम और वो मौलवी बैठे। तो उन्होंने बताया कि हाँ ठीक है, मैं कुछ ऐसा करके इन पे जो है वो मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो मौलवी जी इनके घर पे आए, अंसारी जी के घर पे बैठ के, और उसमें मैं कुछ नहीं किया हूँ, बस मैं सारा चीज़ देखा हूँ। और वो था क्या लिंक, वो लड़की का जो आत्मा था उसे
मुक्ति इसीलिए नहीं मिल रहा था कि वो लड़की ये बताने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने जो विधि किया, जो मौलवी साहब थे उन्होंने विधि किया, तो वो लड़की की आत्मा आई और उन्होंने उस लड़की की आत्मा ने ये बताया कि ये जो सिस्टम था कि उन्होंने लड़का ने जब लड़की को मारा, उस समय हुआ क्या था ना कि जो इसका दोस्त था जिससे इसने कर्ज लिया था, वो कभी कभार चुपके इसके घर आता था किसी चीज़ के बहाने, बात करने के बहाने। और एक दिन क्या हुआ ना, वो आए साहब जब बाथरूम में सावर ले रहे थे, स्नान कर रहे थे, तो वो चुपके से वेंटिलेशन से उसकी नेक्ड फोटो खींच लिया था और वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसी ब्लैकमेल के दौरान उसने बोला कि तुम मुझे हग करो एक बार, और उसी हग के दौरान वो एक प्लानिंग किया था कि वो आएगा और देखेगा, जिससे उसके मन में ये बहम बैठ जाएगा। तो यही चीज़ वो लड़की बता नहीं पाई उस लड़के को, यही चीज़ समझाना और बताना वो लड़की चाह रही थी। जब जैसे ही ये चीज़ पता चल गया उसके माँ बाप को, उस लड़के को भी बता दिया गया ये सारी चीज़, और अब लड़का को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लगभग 2-3 महीने हो गए हैं, लड़का को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। मैं अभी भी मुंबई में ही हूँ और सच बताता हूँ, मेरी फिर से मैं लगभग 1-1.5 महीना के बाद मैं गया था जेल में, उससे मिला। उसने बताया कि मुझे अब कोई सपना नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं था। जेल के अधिकारी से भी मैंने बात किया, उसने भी बताया कि कुछ नहीं। मैं धन्यवाद उस मौलवी को भी देता हूँ जिन्होंने मेरा हेल्प किया और एक लड़के को उस बाधा से मुक्त कराया और एक आत्मा को भी उसको मुक्ति मिला। आज के लिए दोस्त इतना ही। कल एक सनसनीखेज और एक ऐसा भयानक कहानी आपको सुनाऊंगा, जिस कहानी को सुनने के बाद बिल्कुल आप रात की नींद आपको नहीं आएगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमज़ोर दिल वाले इंसान प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें।